हेलो क्लास 9। थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया, थोड़ा इधर बिज़ी भी रहा और एक डेथ भी हुई थी जान पहचान में, तो दैट इज़ द रीज़न आई वाज अवे फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 1 वीक। तो अभी एक्चुअली हमने कहा था कि जो दूसरी वाली किताब है मोमेंट, उसको शुरू करेंगे, बट अभी तक मैं उसको डाउनलोड कर ही नहीं पाया हूँ। तो आई टेक अनदर 2 or 3 days. In between we will try to finish the next chapter, that is the snake and the mirror. तो इसको हम शुरू करते हैं। अपनी नज़र डालिए अपनी किताब पे। स्नेक्स के बारे में हम जानते हैं कि they are one of the most fascinating animals that has always caught our attention. हम हमेशा जो सांप होते हैं उनको देख करके, बहुत सारे जानवर होते हैं, but we are always attracted towards snakes. Many films are there made on snakes. तो बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बनी हैं और इंसान नेचुरली अट्रैक्टेड होता है सांपों के प्रति, क्योंकि वो बड़े फैसिनेटिंग होते हैं, बेहद खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत अपने तरीके से वो होते हैं। हम डर सकते हैं उनसे, बट डर हमें बहुत सारी चीज़ों से लगता है, बट वो हमें उतना अट्रैक्ट नहीं करती हैं जितना कि ये स्नेक्स हमें करते हैं। तो somehow we have to agree that snakes are beautiful. They are shining. Their movement, that spiral movement, is also attractive. At the same time, they are venomous. और हर वो चीज़ जो हमें डराती है वो हमें अट्रैक्ट भी करती है। भूतों के ऊपर फिल्में बनती हैं, वो डेफिनेटली डरावने होते हैं, बट देन वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, एंड दैट इज द रीजन देयर आर सो मेनी सुपरहिट फिल्म्स एंड स्टोरीज एंड एवरीथिंग दैट यू कैन फाइंड ऑन घोस्ट्स। सो हियर वी स्टार्ट। हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? जो चैप्टर वो शुरू ही हो रहा है क्वेश्चन से, तो कई बार जो राइटर्स होते हैं वो क्वेश्चन के साथ अपने चैप्टर को, अपनी राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। द मेन रीज़न बीइंग कि दे वांट टू सीक योर अटेंशन इमीडिएटली, वो अचानक से आपका ध्यान खींचने के लिए ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कि हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? कि कभी क्या ऐसा हुआ है कि किसी स्नेक ने आपके शरीर के किसी भाग को बिल्कुल कॉइल कर लिया हो, आपके शरीर के हाथ से, पैर से, किसी चीज़ से वो बिल्कुल लिपट गया हो? अ फुल ब्लडेड कोबरा। और स्नेक भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ये कोबरा, और कोबरा भी ऐसा वैसा नहीं, फुल ब्लडेड। फुल ब्लडेड कहने का मतलब एकदम मोटा, ताज़ा, मजबूत, ग्रोन अप, ऐसा कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, और ये सुनते के साथ हम सब चुप हो गए। कहने का मतलब कि जो राइटर हैं वो कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं और कोई अपनी कहानी सुना रहा है। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। होम्योपैथ, द वन हु प्रैक्टिसेस होम्योपैथी। होम्योपैथी के जो डॉक्टर होते हैं, दे आर कॉल्ड होम्योपैथ। तो दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। होम्योपैथ ने हमसे ये सवाल पूछा। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। और ये टॉपिक कहाँ से आया? जब हम सांपों के बारे में बात कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. We listened attentively. हम सुन रहे थे attentive होकर के, ठीक? Attentively we listened as, जब the doctor continued, वो डॉक्टर अपना कंटिन्यू कर रहा था with his tale, अपनी कहानी के साथ। टेल यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा, TALE, टेल कहानी होता है, TAIL टेल पूंछ होती है। तो हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे जब डॉक्टर साहब अपनी कहानी के साथ आगे बढ़ रहे थे, यानी कहानी कह रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। वो आगे कहते हैं कि गर्मी का मौसम था, रात का समय था, अबाउट 10 o'clock, करीब 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। रेस्टोरेंट में मैंने अपना खाना खाया, अपना रात का जो खाना डिनर होता है वो मैंने रेस्टोरेंट में किया और अपने रूम को लौटा। I heard a noise from above
एज आई ओपन द डोर, जैसे दरवाज़ा खोला ऊपर से कुछ आवाज़ आई। मैंने एक आवाज़ सुनी, नॉइज़, साउंड नहीं कहा है, वॉइस नहीं कहा है, नॉइज़ कहा। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। अब ये साउंड कहते हैं। नॉइज़ कहने का मतलब कि कुछ आवाज़ जो हम तक आता है। साउंड, ठक ठक वगैरह की जो आवाज़ होती है उसको साउंड कहते हैं। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। ये आवाज़ जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। और कोई भी कह सकता था कि चूहे और मैं इस कमरे में रहते थे। कहने का मतलब कि मेरे अलावे चूहे भी थे जो कि इस कमरे में रहते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस। मैंने अपनी माचिस की डिब्बी उठाई। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और टेबल पे जो केरोसिन, जिसको हम लोग गाँव की भाषा में किरासन कहते हैं, यानी मिट्टी तेल, तो केरोसिन लैम्प था, केरोसिन ऑयल से जलने वाला लैम्प था टेबल पे। मैंने उसको लाइट किया। लाइट करना मतलब जलाना, ठीक है। जब किसी चीज़ को हम हल्के से जलाते हैं तो उसको हम कहते हैं, यानी यूज़ के लिए जब हम चीज़ों को जलाते हैं तो उसके लिए हम लाइट वर्ड यूज़ करते हैं। जला देने के लिए हम बर्न यूज़ करते हैं। वी डोंट बर्न द लैम्प, वी लाइट द लैम्प, ठीक है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। घर इलेक्ट्रीफाई नहीं था, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वेर मीगर। मैंने जस्ट अपना मेडिकल प्रैक्टिस, डॉक्टर्स जो पेशेंट्स देखने का काम करते हैं वो प्रैक्टिस कहलाता है। तो मैंने अपना प्रैक्टिस जस्ट स्टार्ट ही किया था, सेटअप ही किया था। सेटअप करना मतलब जमाना। मैंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस जस्ट जमाया ही था। एंड माई अर्निंग्स वेर मीगर। और जो मेरी अर्निंग्स थी, मेरी जो कमाई थी वो कम थी। तो बहुत बड़ा घर लेना और बिजली वगैरह सब चीज़ से युक्त एक घर लेना मेरे बस के बाहर की बात थी। इसके लिए मैंने एक छोटा सा घर लिया था क्योंकि मेरी कमाई कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरा सूटकेस में कुल जमा 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस। कुछ शर्ट्स थे, कुछ धोतीस थे। उनके अलावा अलॉन्ग विथ यानी शर्ट्स और धोतीस के साथ, अलॉन्ग विथ उसके साथ, आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विथ विच आई वॉज देन वियरिंग। तो मेरा सूटकेस में 60 रुपये थे और मेरे पास शर्ट और धोती के अलावे एक सॉलिटरी अकेला ब्लैक कोट था जो कि मैं अभी पहना हुआ था। पता नहीं गर्मी के टाइम में कोट कैसे पहने हुए थे, बट थे पहने हुए। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। मैंने वो ब्लैक कोट उतारी। वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट थी, वो उतारी। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। और वेस्ट यानी बनियान, जो गंजी हम लोग जिसको कहते हैं, नॉट सो वाइट कहने का थोड़ी पुरानी, थोड़ी पीली पड़ चुकी थी, वैसी बनियान मैंने उतारी और उस सबको हैंग किया, हंग देम अप, और उसको ऊपर टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम। कमरे में 2 खिड़कियाँ थी, मैंने खोला उनको। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये एक आउट रूम था, यानी जो मकान होता है उसके बाहर में जो जनरली कोठली जैसा कुछ बन जाता है। जनरली हमारे परिवारों में हमारे दादाजी पुराने वो उसमें रहा करते हैं आउट रूम में। तो इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। तो ये एक आउटर रूम था जिसका कि एक फेस यानी एक दीवार आंगन की ओर मुंह किए हुए था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ। खपड़ा दिया हुआ था छत पे, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। गेबल होता है, ये आप किताब में देखिएगा तो आपको मिलेगा, लिखा हुआ है अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ। तो फोटो भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि
एक जनरली आप समझिए ना कि जो खपड़े का मकान होता है वो जनरली इस तरीके का होगा, कभी कभी सिंगल स्लोप भी रहता है, कभी कभी ऐसा भी रहता है। तो ऐसे करके मकान रहेगा और दोनों एंड पे यहाँ पे आपको ईंट जोड़ी हुई रहेगी, इसी पे सपोर्ट दिया रहता है जिस पे वो छप्पर आके रह जाता है। तो वही जो पोर्शन होता है वो गेबल कहलाता है। तो एक खपड़े वाला छत था और गेबल पे सपोर्ट किया हुआ था, रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और वॉल के ऊपर में जो बीम था, हमारे यहाँ ताड़ का जनरली हम डाल देते हैं, जो खपड़ा वाला घर देखिएगा तो ताड़ का बल्ली होता है, जो बीम बल्ली समझिए, तो वो था। तो उसी के ऊपर जो है वो गेबल सपोर्ट करके रेस्ट मतलब टिका हुआ होना, तो उसी पे टिका हुआ था, जो बीम था उस पर, यानी बल्ली उस पर। देयर वाज नो सीलिंग नहीं था। सीलिंग होती है जो प्लेन छत होती है, ठीक है, उसको सीलिंग कहते हैं, तो सीलिंग नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और एक रेगुलर ट्रैफिक था, ट्रैफिक यानी आना जाना, किसका आना जाना? ऑफ रैट्स, चूहों का, कहाँ को? टू द बीम एंड फ्रॉम द बीम, टू एंड फ्रॉम द बीम, बीम को जाते थे और बीम से निकलते थे। आप देखिएगा अगर आपके घर पे या दालान पे खपड़े का या छप्पर जिसको कहें वो होगा, तो उसके बीम पर चूहे चलते रहते हैं हमेशा। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर बनाया, मैंने बेड झाड़ वाड़ दिया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और दरवाजे की तरफ खींच दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं बिस्तर पे पड़ तो रहा लेकिन नींद नहीं आई, मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर, मैं उठा एंड वेंट आउट टू द वेरांडा, और बरामदे पे गया, फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी हवा खाने के लिए। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, ठीक है, लेकिन जो विंड गॉड थे, पवन देव जो थे, वो लग रहा था जैसे कि उन्होंने टाइम ऑफ लिया हुआ है, छुट्टी पे गए हुए हैं, हवा बह ही नहीं रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, मैं वापस रूम में आया और चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे जो बॉक्स था उसको खोला, कई बार टेबल होता है उसके नीचे पल्ला लगा रहता है, तो उसको खोला, एंड टुक आउट अ बुक, और एक किताब निकाली। द मटीरिया मेडिका, किताब का नाम था मटीरिया मेडिका, सुन के लग रहा है कि मेडिकल से रिलेटेड था। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, मैंने उसको खोला अपने टेबल पे, मैंने टेबल पे रखा, उसको खोला। ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिस पे लैम्प रखा हुआ था वही टेबल, एंड अ लार्ज मिरर, और उस पर एक बड़ा सा मिरर भी था। अ स्मॉल कूम ले बिसाइड द मिरर, और मिरर के बगल में एक छोटा सा कंघी, छोटी सी कंघी वो भी रखी हुई थी। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन, हर कोई भी अगर पास में आसपास एक मिरर है, एक आईना है, तो उसमें देखने के लिए टेम्पटेशन आ ही जाता है। टेम्पटेशन यानी कि एक अंदर से जो इच्छा होती है, आईना है तो थोड़ा देख ही लें, हर किसी का ऐसा होता है, हमारा आपका सबका। वन फील्स टेम्पटेड का मतलब होता है, टेम्पटेशन का मतलब होता है जो चीज़ आपको लुभाता है, ठीक है, और वन फील्स टेम्पटेड यानी एक लुभाया हुआ खुद को पाता है, खुद को लुभा हुआ पाता है जब मिरर में देखता है, खास करके जब मिरर आपके आसपास है। कहने का मतलब आसपास मिरर हो तो आदमी उसमें देख ही लेता है, बिना देखे नहीं रह सकता है। आई टुक अ लुक, मैंने भी एक नज़र देखी। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। अब यंग आदमी थे, तो जब हम यंग होते हैं तो हम सब खूबसूरती के बड़े एडमायरर होते हैं, ठीक है। आप देखिएगा जो यंग लोग होते हैं वो कैसा भी तो बाल कटाएंगे,
अजीब अजीब अलग अलग कपड़े पहनेंगे, मॉडर्न डिज़ाइन के कपड़े। कुछ तो इतना एडमायर करते हैं कि एक जो ट्राउज़र का एक पाँव है वो खींच के घुटने तक रख देते हैं, एक नीचे तक छोड़ते हैं। खैर, हर समय का अपना अपना तरीका होता है। तो इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। एडमायर करना यानी प्रशंसा करना, और एडमायरर हुआ जो प्रशंसा करता है। तो मैं उन दिनों खूबसूरती का बहुत बड़ा प्रशंसक हुआ करता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं इस बात में यकीन रखता था कि मैं खुद को हमेशा हैंडसम दिखा सकूं। ठीक है, मैं खुद को हमेशा हैंडसम दिखाना चाहता था। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं डॉक्टर था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि मुझे ये काम करना पड़ेगा कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी उपस्थिति महसूस की जाए। अब किसकी उपस्थिति कहीं पे महसूस की जाएगी? जिसके पास एक अच्छी पर्सनालिटी हो। जब कोई अच्छी पर्सनालिटी का इंसान कमरे में आता है तो हमारा ध्यान उनकी ओर जाता है। तो आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि मैंने महसूस किया कि मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करानी चाहिए मैं जहाँ भी जाऊँ। आई पिक्ड अप द comb एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, मैंने कंघी उठाई और अपने बालों को, अभी तो मेरे बाल ही नहीं है, तो बालों के ऊपर दौड़ा दिया। कहने का मतलब कंघी लेके ज़रा सा घुमा दिया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और पार्टिंग होता है जो मांग हम निकालते हैं। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और मैंने अपनी जो मांग बनाई वो ऐसे बनाई कि वो स्ट्रेट, सीधी और नीट, यानी कि क्लीन, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा, तो स्ट्रेट और साफ साफ वो नज़र आए। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और उसके बाद आईने में अपने चेहरे को ज़रा क्लोज, नज़दीक से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और उस समय मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैश टू लुक मोर हैंडसम। तो इन्होंने क्या इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि मैं रोज़ शेव करूँगा, यानी रोज़ अपनी दाढ़ी बनाऊँगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैश, और एक पतली सी मूंछ ग्रो करूँगा, बढ़ाऊँगा, रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। और उस समय मैंने डिसीजन लिया कि मैं रोज़ शेव करूँगा और पतली सी मूंछ रखूँगा, और भी ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि आखिरकार मैं बैचलर था, अविवाहित था, और मैं एक डॉक्टर था, और डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने आईने में देखा खुद को और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और ये स्माइल बड़ी अट्रैक्टिव थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और डिसीजन लिया। कैसा डिसीजन? भारी भरकम डिसीजन, धरती को हिला देने वाला डिसीजन। वो क्या था? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। ये थोड़ा सा हास्य यानी ह्यूमर, थोड़ा हंसाने के लिए इन्होंने ऐसा लैंग्वेज लिखा है कि मैंने धरती को हिला देने वाला एक डिसीजन लिया, ऐसा भयानक डिसीजन। और वो डिसीजन क्या था? तो ये जो अट्रैक्टिव स्माइल मेरी है, इसको मैं हमेशा ही आई विल कीप, मैं हमेशा ही उसको अपने चेहरे पर रखूँगा। और क्यों? टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और हैंडसम दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि ना केवल मैं हैंडसम था, मैं बैचलर भी था, और मैं एक डॉक्टर भी था ऑन टॉप ऑफ इट। और तो और इसके ऊपर कि ना केवल हैंडसम था, बल्कि उसके ऊपर मैं एक बैचलर भी था और मैं एक डॉक्टर भी था। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन, आई गॉट अप, मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। पेस का मतलब होता है स्पीड, और यहाँ पेस अप का मतलब होता है चलना शुरू कर देना।
तो मैं उठा और कमरे में अप एंड डाउन, इधर उधर, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना मैंने चलना शुरू कर दिया थोड़ी तेज कदमों से। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और तभी मुझे एक और प्यारा सा ख्याल आया। स्ट्राइक का मतलब होता है चोट पहुंचाना, स्ट्रक उसका पास्ट है, पास्ट फॉर्म है। तो कहने का मतलब उसके, और तभी एक और लवली थॉट, एक प्यारा सा ख्याल मुझे स्ट्राइक किया, यानी मेरे दिमाग में वो आया। वो क्या था? आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी। मैं एक वुमेन डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारे पैसे हों। शी हैड टू बी फैट, और वो बहुत मोटी होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीज़न, और इसका एक वैलिड रीज़न है, इसका एक तथ्यपरक, इसका एक सही कारण भी है। वो कारण क्या है? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, कि अगर मुझसे कोई बेवकूफ़ी भरी गलती हो जाए, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागना पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दौड़ के मुझे पकड़ लें। कहने का मतलब कि एक वुमेन डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास खूब सारे पैसे हों, और उसको मोटा भी होना चाहिए, मतलब मोटी भी होनी चाहिए वो लेडी। वाई शी शुड बी फैट, क्यों उसको मोटी होनी चाहिए? आई हैव अ वैलिड रीज़न, उसका भी एक सही कारण है। कारण क्या है? अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो वो मुझे दौड़ा करके पकड़ ना सके, मोटी होगी तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड, ऐसे ख्याल अपने दिमाग में लिए हुए, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। अपने दिमाग में, अपने मन में ऐसे ख्याल लिए हुए, आई रिज्यूम्ड माई सीट। रिज्यूम करना यानी वापस से किसी काम में लग जाना, ठीक है। आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। ये सब ख्याल मन में लिए हुए टेबल के सामने जो चेयर थी, वापस आकर के मैं उस पर बैठ गया। देयर वेयर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। अब ऊपर से, वो जो कमरे में आते के साथ ऊपर चूहों की आवाज़ आ रही थी, वैसी कोई आवाज़ अब नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थड, एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। और तभी एक, थर्ड का मतलब होता है आवाज़, जिसको हम लोग कभी कहते हैं थम, कभी कहते हैं फटाक, भटाक, धड़ाम, ये सब। तो इसका मतलब थर्ड। सडनली देयर केम अ डल थर्ड। थर्ड यानी गिरने की आवाज़, और कैसी? डल, यानी कि टन वाली आवाज़ नहीं थी, धप वाली आवाज़ थी। तभी धप से कोई गिरने की आवाज़ आई, एज इफ, जैसे कि अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। रबर का जो पाइप होता है, जो ट्यूब होता है, वो ज़मीन पर गिरा हो, ठीक है। एक होता है पाइप, पाइप होता है जो लोहे वगैरह का हो, उसको कहेंगे पाइप, ठीक है। प्लास्टिक का हो जो पानी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइप। ट्यूब होता है जनरली ग्लास का, यानी शीशे का, रबर का, इन सबको ट्यूब कहा जाता है, जो थोड़ा पतला होता है। पाइप मोटा होता है, जिसमें से पानी, तेल, वो सब चलता है। पतली जो पानी के लिए हम लोग करते हैं वो भी पतली होती है, बट उसको हम लोग पाइप कहेंगे। तो पाइप बहुत लंबी हुआ करती है, ट्यूब बहुत लंबी नहीं होती है, ठीक है। जैसे रबर का कोई इतना बड़ा है तो उसको हम ट्यूब कहेंगे, लेकिन पानी पटाने के लिए जो लंबा रबर का ही सही अगर वो होगा, हम लोग उसको पाइप कहेंगे। होस पाइप हम बोलते हैं उसको, होस पाइप। पानी पटाने के लिए जो हम यूज़ किया करते हैं, जो लंबे लंबे पाइप्स होते हैं, दे आर कॉल्ड होस पाइप। जैसे आपके स्कूल में है, वो कहाँ से शुरू होकर के और कहाँ तक जाता है, करीब 200 फीट से ज़्यादा लंबा है, तो दैट इज़ पाइप। ट्यूब होता है छोटा, ओके। और ये भी कह सकते हैं कि छोटा होगा तो वो ट्यूब होगा, बड़ा होगा तो पाइप होगा। रबर और लोहे पे मत जाइए, बस ये समझिए कि लंबा होगा वो पाइप होगा, छोटा होगा वो ट्यूब होगा।
जैसे पाइपलाइन बिछाई जाती है, हजारों सैकड़ों किलोमीटर तक चलता है, तो उसको पाइप कहेंगे, ट्यूब नहीं कहेंगे। और एक होता है स्ट्रॉ, ठीक है, स्ट्रॉ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में जो आप डालते हैं तो उसको पाइप मत कहिएगा, उसको स्ट्रॉ कहिएगा, ठीक है, STRAW, स्ट्रॉ, उसको पाइप मत कहिएगा, उसको ट्यूब भी मत कहिएगा, दैट इज स्ट्रॉ, छोटा सा जो पीने के लिए हम लोग यूज करते हैं। खैर आगे बढ़े हम लोग। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, इसलिए मैं रुक करके बता दिया करता हूँ। तो उस धप से आवाज हुई जैसे कि कोई रबर का ट्यूब गिरा हो जमीन पर। Surely, जाहिर सी बात है, nothing to worry about, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं थी। Even so, I thought I would turn around and take a look. हालांकि मैंने सोचा कि एक बार पीछे मुड़ के देखूं कि क्या है, एक लुक लेके देखूं कि क्या है। No sooner, even so, even so का मतलब हालांकि ऐसा था। I thought, मैंने सोचा, तो nothing to worry about, हालांकि कुछ परेशान होने वाली बात नहीं थी। Even so, I thought, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं मुड़ूं और एक नज़र देखूं। No sooner had I turned than, no sooner than, ठीक है, यहाँ पे ये है, इसका यूज आप सीखिए। No sooner had I turned than, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैं मुड़ता इससे पहले, ठीक है। No sooner had I gone there, मैं वहां जाता उससे पहले। No sooner I entered my room, मैं अपने रूम में एंटर करता उससे पहले। वही है यहाँ पे, no sooner had I turned than, मैं पीछे मुड़ता उससे पहले, a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. एक मोटा सा सांप, रिगल्ड माने सरसरा के चढ़ना और तेजी से चढ़ना, रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, वो चेयर के पीछे से तेजी से चढ़ा, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। लैंड करना, जनरली फ्लाइट्स लैंड करते हैं, ऊपर से तेजी से आते हैं, तो वो सरसरा करके चढ़ा और मेरे कंधे पर आ बैठा, ठीक है। इधर में आकर के शंकर जी बना दिया इसको। The snake's landing on me and my turning were simultaneous. स्नेक का यहाँ आना और मेरा मुड़ करके उसको देखना करीब करीब साथ साथ हुआ। I didn't jump, मैं कूदा नहीं। I didn't tremble, मैं थरथराया भी नहीं। I didn't cry out, मैं चीखा चिल्लाया भी नहीं। There was no time to do any such thing, ऐसा करने का कोई समय मिला ही नहीं, ऐसा करने का समय ही नहीं था। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. Slithering, ये रेंगते हुए नीचे आना, along my shoulder, मेरे शोल्डर से होकर के वो स्लिदर करता हुआ नीचे आए, and coiled around my left arm, और जो बायां हाथ है उसके ऊपर वो कॉइल कर गया, above the elbow, ये elbow हुआ, ठीक है, elbow के ऊपर। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Hood, कोबरा फन बनाता है, उसको हुड कहते हैं। ये जो ऐसा एक आकार लेता है ये हुड कहलाता है, फन। The hood was spread out, ऐसा सांप देखिएगा तो ऐसा रहेगा और जब वो है तो वो अपना बड़ा कर लेता है, तो हुड उसका स्प्रेड आउट हो गया था। एंड इट्स हेड, और हुड के आगे में थोड़ा सा हेड निकला रहता है, वॉज हार्डली 3 to 4 inches फ्रॉम माई फेस, वो मेरे चेहरे से 3-4 इंच की, यानी इतनी ही दूरी पर था, ये 3-4 इंच की दूरी है, यानी 1 उंगली के बराबर, 1 उंगली की दूरी चेहरे से, मतलब बिल्कुल यही पे था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath.
केवल इतना कहूँ कि मेरी सांस रुक गई थी, ये काफ़ी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आगे शुरू करेंगे। टाइम 30 मिनट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।